हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास सेकेंड ईयर के फिजिक्स के चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा, उससे संबंधित ग्राफ और इसका वर्ग माध्य मूल तथा औसत मान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह अल्टरनेटिंग करंट कैसे उत्पन्न होती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। कैसे? यह एसी जनरेटर में आपने पढ़ा हुआ है। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को किसी अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फैराडे के नियमानुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तो धारा जो इसमें प्रवाहित होती है, तो अगर हम इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से देखें तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल्स टू बी इंटू ए कास थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए कुंडली का क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और थीटा एरिया वेक्टर अर्थात सरफेस के नॉर्मल तथा बी के बीच का कोण होता है। लेकिन हम ये पढ़े हुए हैं कि कोणीय ओमेगा इक्वल्स टू कोणीय वेग ओमेगा जो है ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, हम यहाँ पर थीटा और टी लेके चलेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी से थीटा इक्वल्स टू हो गया ओमेगा टी। इस थीटा की जगह पर हम पुट कर देते हैं ओमेगा टी, तो अब ये बन गया फाई बी इक्वल्स टू बी ए कास थीटा की जगह बी ए कास ओमेगा टी। और डी फाई बी अपॉन डी टी, डी फाई बाई डी, तो ये फैराडे के नियमानुसार चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, तो डी फाई बी बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी और फाई बी की जगह पर बी ए कास ओमेगा टी। बी ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कास ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कास ओमेगा टी का होगा माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा टी के टर्म ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई वी अपॉन डी टी, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन यहाँ पर उसमें कुंडली में तार के फेरों की संख्या है, तो इस तरह से ये बन गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, या माइनस माइनस इंटू होकर के प्लस हो गया, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम होगा, और साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, तो साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है। तो इस स्थिति में ई को हम ई नाट लिख लेंगे, तो ई नाट इक्वल्स टू हो गया एन बी ए ओमेगा। अब ई नाट के जगह एन बी ए ओमेगा आ गया। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन हमको मिला है ई इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो एन बी ए ओमेगा के जगह पर ई नाट पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ई इक्वल्स टू ई नाट साइन ओमेगा टी। अब इस साइन ओमेगा टी में जो टर्म है टी या ओमेगा टी जो एंगल का टर्म है, यह टर्म चेंज होगा। तो फिगर के माध्यम से आप इसको देखें कि जब कुंडली बी के साथ थीटा 0 पर है तो उस स्थिति में साइन ओमेगा टी, यानी साइन ओमेगा टी की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वह भी होगा 0। जब ये देख रहे होंगे कि यह इसके पैरेलल किया गया तो 90 डिग्री हो जाएगा, और जब 90 डिग्री होगा, नॉर्मल के साथ एंगल देखा जाता है
सरफेस का जो नॉर्मल होता है उस नॉर्मल के साथ, तो इसका नॉर्मल नीचे की तरफ हो गया, एंगल बन गया 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू ई नाट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। फिर 180 साइन 180 जीरो होता है, जीरो हो जाएगा। 270 को फिर हम साइन 270 इक्वल्स टू साइन 180 प्लस 90 इक्वल्स टू माइनस में आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो गई माइनस ई नाट मैक्सिमम, और फिर 360 पर जीरो। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम इसको एक चक्कर पूरा घुमा रहे हैं तो पहले आधे चक्कर के लिए इसका मान मिला धनात्मक और अगले आधे चक्कर के लिए इसका मान मिला ऋणात्मक। तो इस तरह से हम इसे जो है टेबल के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे थीटा के टर्म में अगर हम लिखें तो थीटा 0, 90, 180, 270, 360, और स्मॉल टी की वैल्यू जो है अगर हम टाइम पीरियड के टर्म में रखते हैं तो 0, T/4, T/2, 3T/4 और कैपिटल टी। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि E की वैल्यू 0 पर 0 मिला, 90 डिग्री पर E नाट मिला, 180 पर 0, 270 पर माइनस E नाट और 360 डिग्री पर 0 मिला। तो इस तरह से एक पूर्ण साइकिल के लिए या एक चक्कर के लिए पहले आधे चक्कर के लिए यह एक दिशा में और अगले आधे चक्कर के लिए वह दूसरे दिशा में मिलता है, और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो जब यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो यह इसका आवर्त जो है बदलता रहता है, इसीलिए इसे आवर्ती प्रति आवर्ती, मतलब कि हर चक्कर में यह आप देख रहे होंगे कि एक बार प्लस और एक बार माइनस मिल रहा है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T और 1/T जो है फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी को कहीं पर न्यू से लिखते हैं, कहीं पर n से लिखते हैं, कहीं पर एफ से लिखते हैं, तो आप जैसा नोटेशन में लिखेंगे। टी जो है क्या है, टाइम पीरियड है, और न्यू एन एफ इसको जो है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है ऑफ गिवन सोर्स, क्योंकि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह फिक्स होती है। जैसे घरों में प्रयुक्त होने वाली जो एसी करंट है, इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के समीकरण में साइन का जो कोणांक ओमेगा टी होता है, यह वोल्टेज अथवा धारा के कला को प्रदर्शित करता है। तो जैसे I इक्वल्स टू आई नाट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अगर कर दें, तो इस तरह से जो साइन का कोणांक होता है, साइन का जो कोणांक, जैसे साइन थीटा तो थीटा कोणांक हो गया, साइन ओमेगा टी तो ओमेगा टी कोणांक हो गया, यह कोणांक ही इसका कला या फेज होता है। और फेज क्या होता है इसको आप आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कंक्लूजन में हमने देखा कि आधे चक्कर के लिए विद्युत वाहक बल धनात्मक तथा दूसरे आधे चक्कर के लिए विद्युत वाहक बल ऋणात्मक है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। अतः परिपथ के सिरों के बीच परिवर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। अतः किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V इक्वल्स टू V नाट साइन ओमेगा टी, और V नाट कौन सी वैल्यू है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान या महत्तम मान या शिखर मान होता है। नाट का मतलब हो गया शिखर, टॉप पर। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और इसी तरह से जो धारा का समीकरण है वह I इक्वल्स टू आई नाट साइन ओमेगा टी, जहां पर आई नाट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या महत्तम मान होता है। तो जो पीक वैल्यू होती है, वोल्टेज का पीक वैल्यू में हम V नाट से, और करंट के केस में पीक वैल्यू को हम I नाट से दर्शाते हैं। अब इसका आप ग्राफ देखें, इसमें धारा और वोल्टेज को साथ साथ दिखाया गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि यह धनात्मक दिशा में है और यह नीचे ऋणात्मक दिशा में है। यह एक्स अक्ष की तरफ जो है ये टाइम एक्सिस है, या कोण के टर्म में रखें या फिर टाइम पीरियड के टर्म में रखें। तो आप ये देखें कि 0 है, फिर इसके बाद ये T/4 मतलब 90 डिग्री, T/2 180, 3T/4 270 और T मतलब 360 डिग्री, और इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये दिखाया गया है जो डार्क लाइन है, यह डार्क लाइन दिखा रहा है यह वोल्टेज, और इसके बाद उसी के ठीक पीछे ये देखें डॉट 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 दिखाया गया है, यह करंट के लिए है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि v का मान तो अधिक दिखाया गया है और i का मान कम दिखाया गया है, ऐसा क्यों? ये भी तो हो सकता है कि i की वैल्यू अधिक हो। देखिए v इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, v इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर की वैल्यू कुछ ना कुछ परिपथ में होगी ही, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आर का आई के साथ, तो आर की वैल्यू जो है इस पर ही ये डिपेंड करेगा कि आई की वैल्यू क्या होगा। तो आर की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, इसका मतलब कि आई की वैल्यू भी के ग्राफ की तुलना में कम होगी, लेकिन सभी परिपथ में यह आवश्यक नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ हम इसमें भी देख सकते हैं कि वोल्टेज जब अधिकतम हो रहा है उसी समय धारा भी अधिकतम हो रही है, और जब वोल्टेज न्यूनतम हो रहा है तो धारा भी न्यूनतम हो रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी जब वोल्टेज अधिकतम हो रहा है उसी समय अपोजिट डायरेक्शन में धारा भी अधिकतम हो रही है। अर्थात धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ मैक्सिमम और मिनिमम हो रहे हैं, अर्थात यह दोनों एक ही कला में हैं, यानी सेम फेज में होंगे। अब हम निकालेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान। तो होता क्या है, औसत आप जानते ही हैं कि अगर हम किसी नंबर का औसत निकालते हैं तो जितने भी नंबर होते हैं उनको जोड़ करके और टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक इसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा का मान आधे चक्कर के लिए धनात्मक और अगले आधे चक्कर के लिए ऋणात्मक होता है। तो पूरे चक्कर के लिए औसत मान या माध्य मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? इसलिए कि पहले आधे चक्कर के लिए धनात्मक है और दूसरे आधे चक्कर के लिए ऋणात्मक है, तो प्लस माइनस इक्वल इक्वल हैं, तो जब उसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसीलिए हम इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वह आधे आधे चक्कर के लिए निकालते हैं। तो हम पहले निकालते हैं आधे धनात्मक चक्र के लिए। तो जब आधे धनात्मक चक्र के लिए निकालेंगे तो आई एम एम स्टैंड फॉर मीन, तो आई मिनिमम या माध्य यहाँ पर है, मीन है, इक्वल्स टू करंट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के t/2 तक आई डी टी, और टोटल समय क्या है आधे साइकिल के लिए? t/2 है। अब इसको हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो आई नॉट को हम इसमें से बाहर कर देंगे और इसकी लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट क्यों चेंज करेंगे? लिमिट में आप देख रहे होंगे कि टी है, कैपिटल टी, तो हम इस स्मॉल टी को भी कैपिटल टी के टर्म में ले आते हैं। तो देखिए टी इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपान ओमेगा, तो t/2 क्या हो जाएगा? पाई अपान ओमेगा। तो जो यहाँ पर t/2 आया है और इस लिमिट में t/2 आया है उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे पाई अपान ओमेगा। तो ये देखिए इक्वल्स टू आई नॉट को हमने बाहर कर लिया और लिमिट हो गई 0 से पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी अपान पाई अपान ओमेगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आई एम इक्वल्स टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, और लिमिट लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई अपान ओमेगा, और इस ओमेगा को बाहर कर लीजिए। तो इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी। इसका माइनस बाहर किया, माइनस आई नॉट और पाई को यहां पर ले लिया पाई। अब ये कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी, ये ओमेगा से ये ओमेगा कट गया है, इस ओमेगा से इस ओमेगा को काट दिया गया है, नीचे वैल्यू आ जाएगी। अब ये ओमेगा की जगह पर 2 पाई अपान टी रखेंगे, या इस टी के जगह पर हम यहां पर पुट कर देते हैं पाई अपान ओमेगा। तो पाई अपान ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, माइनस कास लोअर लिमिट है 0, कास 0 हो गया। अब ये ओमेगा से ओमेगा जब कट गया तो कास पाई हुआ, कास पाई की वैल्यू होती है -1 और कास 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस आई नॉट अपान पाई, और ब्रैकेट में -1 -2 हो गया। यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये वैल्यू हो गई 2 आई नॉट अपान पाई। तो आई एम इक्वल्स टू 2 आई नॉट अपान पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दीजिए। तो इस तरह से अगर हम 3.14 पुट करते हैं तो ये डिवाइड करने के बाद आ गया 0.6369 आई नॉट या 0.637 आई नॉट। तो यह वैल्यू हो गई आधे चक्कर के लिए इतनी वैल्यू।
अब दूसरे आधे चक्कर के लिए निकालेंगे, तो दूसरा आधा चक्र कहाँ से कहाँ तक होगा? पहला चक्र था 0 से t/2 तक, और दूसरा आधा चक्र होगा t/2 से लेकर के 0 तक। तो t/2 से लेकर के और 0 तक इसकी लिमिट हो जाएगी, तो आई डी टी पर। फिर वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। प्रोसेस रिपीट करेंगे तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि जब यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 माइनस cos पाई आएगा, उसका उल्टा। cos 0 की वैल्यू 1 और cos पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये अंदर की वैल्यू हो गई प्लस। इस प्लस के नाते ये जो बाहर का माइनस है वो रह जाएगा, तो -2i0/पाई, और यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, -0.637i0। अर्थात जो अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होगी वह भी उतनी ही होगी जितनी कि पहले आधे चक्र में अधिकतम के लिए थी। अब अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 में मिला था यह प्लस 0.637i0, और इसमें मिला माइनस, तो अगर यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो यह कट करके हो जाएगा 0। यही कारण होता है कि जब अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में किसी गैल्वानोमीटर को जोड़ते हैं तो उस गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसलिए कि जो उसकी औसत करंट होती है वह शून्य हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो सिंपली IRMS इक्वल्स टू क्या हुआ, हम अंडर रूट करेंगे, फिर इसके बाद आई स्क्वायर। तो अंदर से अगर देखें तो पहले तो वर्ग, तो आई का स्क्वायर, माध्य उसका बार लगा दिया, और फिर जो है वर्गमूल, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। अब हम यहाँ पर आई स्क्वायर बार की वैल्यू निकालेंगे और फिर लास्ट में जाकर के उसका रूट कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमको IRMS। तो आई स्क्वायर बार मतलब एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो आई स्क्वायर डी टी अपॉन टोटल टाइम टी लिमिट 0 से कैपिटल टी। लेकिन टी इक्वल्स टू होता है 2π/ω, तो जब टी इक्वल्स टू 2π/ω, तो यह वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। तो जो लिमिट है 0 से टी, यह लिमिट हमारी हो गई 0 से 2π/ω, और इसमें कैपिटल टी जो नीचे आया था उसकी जगह पर आ गया 2π/ω। तो अब ये वैल्यू हमें मिली ω/2π I0 का स्क्वायर, लिमिट इंटीग्रल लिमिट हो गई 0 से 2π/ω, और ब्रैकेट में हो गया sin स्क्वायर ω/t dt। अब sin स्क्वायर ω/t dt को आपको फाइंड करना है, तो उसके पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स देखें। cos 2ω/t इक्वल्स टू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर ω/t। तो इससे अगर हम निकालें तो sin स्क्वायर ω/t इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - cos 2ω/t/2। इस इक्वेशन नंबर 1 में जो sin स्क्वायर ω/t आया है, इस sin स्क्वायर ω/t की जगह पर हम पुट करेंगे 1 - cos 2ω/t/2। तो आइए इसको पुट कर देते हैं, ये लीजिए पुट हो गया। अब पुट करने के बाद आपने इंटीग्रल u - v जो फार्मूला पढ़ा होगा, उसमें होता है ना कि अलग अलग हम उसको इंटीग्रेट कर देते, तो हम इसको पार्ट में कर देते हैं। तो पार्ट में कर देते हैं, तो देखिए बाहर वैल्यू क्या बची हुई है, ω/2π I0 स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से जो 2 था इसको बाहर कर लिया तो ये 1/2 हो गया। अब ये बचा 1 dt पर इंटीग्रल की लिमिट वही होगी 0 से 2π/ω माइनस 0 to 2π/ω cos 2ω/t dt। अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू अंदर की है ब्रैकेट के अंदर उसको देखते चलें। यहाँ पर 1 dt है तो ये t हो गया, लिमिट 0 से 2π/ω। ये cos 2ω/t है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 2ω/t/2ω। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे, लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 2π/ω माइनस 0 माइनस, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई sin 2ω, और t की जगह पर पुट करेंगे 2π/ω माइनस sin
2 ओमेगा इंटू 0 और टोटल अपान है 2 ओमेगा। तो ये वैल्यू तो हो गई 2 पाई अपान ओमेगा माइनस 0, और ये कितना हो गया, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, 2 2 जा 4 साइन 4 पाई, और माइनस ये हो गया 0। साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, अगर इसको हम ब्रेक करें तो 2 पाई 360 हो गया, 2 पाई 360 हो गया, तो ये साइन 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0, अर्थात यह भी 0 हो गया और यह भी 0 हो गया, यानी ये टर्म गायब हो गया। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल गई ब्रैकेट के अंदर की 2 पाई अपान ओमेगा, और पहले की जो वैल्यू है ओमेगा अपान 2 पाई आई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2, तो इंटू 2 पाई अपान ओमेगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई, तो ये बच गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो आई स्क्वायर बार इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये मिला। लेकिन आई आर एम एस होता है रूट और जो मीन वैल्यू है, तो इसको पुट कर देंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, अब इसको बाहर करेंगे तो आई नॉट बाहर आ गया और ये √2 हो गया। तो आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपान √2, और अगर √2 को हम यहाँ से हटाते हैं तो रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी √2 अपान 2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 अपान ये 2 हो गया इंटू आई नॉट, कट कर दीजिए तो 0.707 आई नॉट, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान, जिसे प्रभावी मान यानी इफेक्टिव वैल्यू, आभासी मान, वर्चुअल भी कहा जाता है, तो उसके अधिकतम मान का यह 0.707 या 70.7% होता है। ठीक इसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान भी हम गणना के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से वी आर एम एस इक्वल्स टू, ये आप देखेंगे वी स्क्वायर का बार और अंडर रूट, फिर वी पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वी स्क्वायर बार निकालते हैं तो वी स्क्वायर डी टी बाई टी, और फिर टोटल इंटीग्रेशन ठीक वैसे ही आएगा और ये वैल्यू मिल जाएगी वी नॉट अपान √2। तो वी आर एम एस इक्वल्स टू हो गया आई नॉट अपान √2, दैट इज 0.707 वी नॉट, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान उसके अधिकतम मान का 0.707 हिस्सा या 70.7% होता है।